नमस्कार, स्वागत है आपका जी हिंदुस्तान की ई विमर्श डायरेक्ट विद मिनिस्टर्स में। और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। के पास इस वक्त केंद्र में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय का जिम्मा है और अपनी राष्ट्रवादी और बेबाक छवि के लिए गिरिराज सिंह हमेशा जाने जाते रहे हैं। बहुत लंबा राजनीतिक अनुभव आपको रहा है सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और डायरेक्ट विद मिनिस्टर्स में मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही रहेगा, क्योंकि हम अनलॉक 1 की तरफ बढ़ रहे हैं, हम लॉकडाउन 5.0 फेज में हैं और ऐसे में बहुत सारी चीजों पर, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो फिर प्रधानमंत्री जी का आत्मनिर्भर बनने का मंत्र पर जोर देने की बात हो, आपका मंत्रालय इस सिद्धि को कैसे पाएगा? आत्मनिर्भर भी बनना है और फिर से जो अर्थव्यवस्था डगमगाई है उसे पटरी पर भी लाना है। देखिए, मेरे मंत्रालय को अगर आप देखेंगी तो भारत के लगभग 14 से 15 करोड़ इसमें लोग जुटे हैं। 9 करोड़ तो सीधे डेयरी पालन से हैं, 4-5 करोड़ लोग हैं जो बकरी पालन में बैकयार्ड बकरी पालन करते, भेड़ पालन करते, सुअर पालन करते। एक पक्ष तो 14 से 15 करोड़ का ये है। 4 करोड़ 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 8000 किलोमीटर समुद्र के छोर से जुड़े हुए हैं और तालाब के साथ जुड़े हुए हैं, नदियों से जुड़े हुए हैं, रिजर्वायर से जुड़े हैं। मिला जुला के एक जन सरोकार का बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। और मैं मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि इस कोरोना के लॉकडाउन में जो 20 लाख करोड़ का पैकेज देश के सामने प्रस्तुत किया, उसमें हमारे डिपार्टमेंट का भी इन्वेस्टमेंट सब मिला करके 53,000 करोड़ का 2 भागों में किया है। फिशरी को 20,000 करोड़ का प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और इधर डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर योजना के लिए 15,000 दिया, 13,500 करोड़ दिया मुझे पशुओं के टीकाकरण के लिए। दुनिया में इससे ज्यादा, क्योंकि 2 ही पक्ष होता है, ब्रीड को बढ़ाना और रोग को ठीक करना। तो रोग के लिए भी दिया, दूध के प्रोसेसिंग के लिए भी दिया। और हमने अभी देश में 605 गांव लिए हैं, जिसमें अभी 300, हर जिले के 300 गांव में ब्रीड को बढ़ाने के लिए भारत सरकार के पैसे से हर जिले में 300 गांव में एआई भारत सरकार की ओर से हो रही है। तो इतना बड़ा योजना लिए हैं जी। इसलिए ये डिपार्टमेंट आने वाले दिन में, अगर हम एक्सपोर्ट देखें तो एक्सपोर्ट में हम 75,000 करोड़ का शेयर भारत के एक्सपोर्ट में देते हैं, 2 भाग में। एक मीट और एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी के प्रोडक्ट, और 46,000 करोड़ का भी हमने केवल फिशरी में। तो ये एक बहुत बड़ा फिशरीज जन सरोकार का है। और मेरा मानना है कि जैसे प्रधानमंत्री ने 2015 से लेके 20 तक इस डिपार्टमेंट को एक नई नीतियों के साथ एक नया माइलस्टोन तय किया, आगे भी हम फिशरी अपने आप में हम कई तरह के लिया है, उसमें एक्टिविटीज को नए नए, जब मैं आगे बात होगी तो उस पर भी रखूंगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है और इसमें स्वरोजगार की बहुत ये कहूँ गुंजाइश रहती है। ऐसे में कोरोना काल में बेरोजगारी की दर बढ़ना और दूसरी तरफ आपके मंत्रालय का इस क्षेत्र के साथ लोगों को रोजगार भी देना और लोगों तक रोजगार पहुंचाने की क्या कोई रणनीति है? देखिए, मैंने इसीलिए आपसे कहा, ये लगभग 9 करोड़ लोग हैं। उनको अगर हम देश में 605 जिलों में अगर हम डेयरी के लिए ब्रीड का कर रहे हैं, दुनिया में हम सबसे बड़ा दूध उत्पादक हैं, लेकिन दुनिया में सबसे कम एवरेज हमारा जानवर दूध भी देता, एवरेज। तो हम उसी के लिए ब्रीड को प्राथमिकता दी। अब ब्रीड में आप देखेंगे सॉर्टेड सैक सीमेन की केवल बछिया पैदा लेगी। हम आज उस ओर बढ़ रहे हैं। हम बढ़ रहे हैं कि एक गाय, कभी हमने कहा था, लोगों ने, एक मीडिया ने
मेरा मजाक उड़ाया कि एक गाय अब कम से कम साल में उससे 30 बच्चे निकलेंगे और गाय की फैक्ट्री होगी। 30 लीटर दूध देने वाली गाय का एम्ब्रियो हम डालेंगे, ये एक तरह से फैक्ट्री होगा। लोगों ने मजाक किया, मैंने कहा कि देखिए ये दुनिया हो रहा है। टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम जानते हैं, सरोगेट मदर का सिस्टम जानते हैं। हम भी एनिमल हस्बेंड्री में जानवरों के साथ IVF ET इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को हम ले रहे हैं। यानी एक गाय अगर 30-40 लीटर दूध देने वाली है, अगर एक साल में हम अंडे निकालेंगे तो उससे जो एम्ब्रियो बनेगा 25 से 30 बनेगा, और जिस गाय में हम डालेंगे वो गाय 30 लीटर वाली होती। अभी तो कई जनरेशन लग जाता हम अगर AI के थ्रू करते तो। हम टेक्नोलॉजी का भी सहारा, प्रधानमंत्री का कहना है टेक्नोलॉजी का भी सहारा, तो हम टेक्नोलॉजी का भी सहारा ले रहे हैं। सिंपल अभी AI जिसके कारण हम ब्रीड इंप्रूव करते हैं, भारत 30% है। मैंने तय किया है कि 2024-25 तक हम 70% ले जाएंगे। प्रोसेसिंग के लिए 15,000 करोड़ इधर मिला है, 10,000 करोड़ पिछले बार दिया था, जो हम पिछले केवल मिल्क यूनियन को देते थे। अब जो होगा समाज के हर वर्ग जो प्रोसेसिंग मिल्क प्रोसेसिंग आएंगे उनको हम देंगे। तो एक तरफ हम बकरी पालन को बढ़ावा दे रहे हैं, दूसरे तरफ लो इनपुट बर्ड को दे रहे हैं। आज पोल्ट्री सेक्टर भारत में 70% कॉमर्शियल है, हम उसे ले जा रहे हैं लो इनपुट बर्ड। कड़कनाथ भारत का एक सबसे बड़ा झाबुआ का ब्रीड है, उसको भी प्रमोट करेंगे। और हमारे ICR और भारत सरकार, राज्य सरकार मिलकर के कलर बर्ड, लो इनपुट, उसके माध्यम से हम एक रोजगार के अवसर खोल रहे हैं। और मैं इस मन से कहता हूं कि कम लागत लेकर के कोई नौजवान अगर गांव में चाहे 5-10 लाख रुपया लगा करके 10 लाख रुपया साल में आराम से 20 लाख कमा सकता है। इन सब के बीच में एक इस कोरोना काल में बहुत बड़ा झटका पोल्ट्री क्षेत्र को भी लगा। लोगों में अफवाह फैल गई कि चिकन से या अंडे खाने से कोरोना फैल सकता है। आपने बहुत जल्दी लोगों के बीच जाके इस अफवाह को दूर करने की भी कोशिश की, लेकिन नुकसान हुआ है। उस नुकसान की भरपाई के लिए खासकर पोल्ट्री क्षेत्र में कैसे आप काम कर रहे हैं? आपका मंत्रालय कैसे काम कर रहा है? देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा कि कोरोना के शुरू में ही पोल्ट्री सेक्टर को पहले धक्का लगा था कि फीड का कॉस्ट बढ़ गया। उसके बाद कोरोना में एक सोशल मीडिया पर काफी जोर से उछला कि अंडा, मीट, मुर्गा खाने से कोरोना फैलता है। समाज डर गया, जो खाने वाले लोग थे, और जिसके कारण पोल्ट्री इंडस्ट्री को बड़ा धक्का लगा। अभी जो प्रधानमंत्री वित्त मंत्री जी ने उस पर दिया है, तो उनको भी उसमें राहत अपने ढंग से है, उनको भी EMI 6 महीने तक का। लेकिन अब हम बीट को ही ले जा रहे हैं कि लो इनपुट बर्ड, जो अभी 30% हमारा शेयर है, इसको हम बढ़ा करके 50% पर, 60% पर, इसको 30 से 50 ले जाएंगे। क्योंकि ये लो इनपुट बर्ड जो होगा 200, 400, 500 से लेके 5,000 तक रखेंगे, तो वो किसान स्ट्रेस में कम रहेगा। हम दोनों लाइन को, कॉमर्शियल बर्ड अपने ढंग से बढ़ रहा है, बढ़ेगा, लेकिन हम कलर बर्ड, लो इनपुट बर्ड, कड़कनाथ, इसको भी बढ़ाएंगे। दूसरा सेक्टर जो मेरा फिशरी है, वो फिशरी अभी 46,000 करोड़ का एक्सपोर्ट, उसे हम इस साल ले जाएंगे, अगले साल 20-21 आगे करके हमारा अभी डबल का है, लेकिन आगे हम 2 गुना 3 गुना भी ले जाएंगे। कारण ये है कि हमने अभी तय किया है मछुआरे को पूरी सुविधा देने का। हमारा 2 भाग में, एक भाग है बिल्कुल समुद्र, दूसरा भाग है इनलैंड फिशरी। समुद्र के
साथ साथ समुद्र से जुड़ा हुआ खारे जल में जो प्रॉन की खेती करते हैं, लगभग 12 लाख हेक्टेयर मेरी जमीन है, जिसमें 1.5 लाख 4-5 लाख हेक्टेयर में हम प्रॉन की खेती करते हैं। हम वो भी बढ़ाएंगे। समुद्र में भी हम जो मछुआरे ट्रेडिशनल बोट लेते, उनको हम मैकेनाइज बोट की ओर ले जा रहे हैं। जो मैकेनाइज ले रहे हैं, डीप सी वेसल की ओर जाएंगे। और डीप सी वेसल ही नहीं, अभी हम एक प्रयोग शुरू करेंगे तमिलनाडु के साथ मिलकर के, या अन्य राज्य जो भी आएंगे आगे। क्लस्टर में डीप सी वेसल होगा। 100-200 किलोमीटर मेरा रेंज है, 200 किलोमीटर 200 माइल तक, यानी 300 किलोमीटर। वो मेरे जो जुडिक्शन है पानी का समुद्र में, उसके अंदर वो जाएगा। अभी 10 से 12 दिन रहता उस समुद्र में, लेकिन अब 5-6 दिन बढ़ जाएगा। एक फैक्ट्री वेसल होगा। इसके कारण जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस होता है ये कम होगा। वो मछलियां मारेगा और फैक्ट्री वेसल में डालते जाएगा, और वहां उनके फैक्ट्री वेसल पर जो तेल होगा वो देंगे, जो अन्य चीज होगा, जिससे वो खाली करते जाएंगे, और उस 2-4-5 दिन अधिक रहेगा तो उसकी आमदनी भी बढ़ेगा। दूसरे तरफ हम केज कल्चर शुरू कर रहे हैं समुद्र में, जिससे मछुआरों को रिस्क कम होगा। रिस्क इसलिए कि तूफान आता है, सूचना मिला, बीच में फंस गए, ये 2 किलोमीटर के अंदर होगा, और सुनिश्चित जो एक छोटे नाव से उनको आमदनी होती है, उससे दुगना आमदनी होगा। हम एक नया एक्सपोर्ट का खोल रहे हैं, सी बीड, जो समुद्र में एक तरह का बीड होता, जो दुनिया में 25 से 30 बिलियन डॉलर का उसका मार्केट है। अभी 2 ही देश मिलकर के उसका 80% उत्पादन करता, इंडोनेशिया और चाइना। हम उधर भी नया विंग को खोल रहे हैं, अभी ट्रायल किया है, उसमें हमें सफलता मिला है। जिस नीली क्रांति से आप अर्थव्यवस्था की जो रफ्तार है उसको ठीक करने की बात कर रहे हैं, उसमें आपका मंत्रालय एकदम सुचारू तरीके से काम कर रहा है, और इन सब चीज़ों से मुझे लगता है कि मछुआरों को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। दूसरी तरफ हमारा जो सरकार की तरफ से 20 लाख करोड़ के पैकेज में MSME पर बहुत जोर दिया गया, लेकिन ऐसा हुआ कि चाइना की वजह से MSME को बहुत नुकसान हुआ। क्या ऐसा माना जाए कि इस MSME के साथ साथ दूसरी जो बड़ी कंपनियां, विदेशी कंपनियां हैं, उनके लिए भी हम तैयार होंगे? क्योंकि चाहे हम फिशरीज की बात कर लें, भारत चौथा बड़ा निर्यातक देश है। दुग्ध में हमारे पास दुनिया में सबसे ज्यादा हम लोग उत्पादन देते हैं। तो क्या छोटे और जो बड़े दोनों उद्योगों को इससे फायदा मिलने वाला है? देखिए, मैं प्रथम अपने इस प्रेजेंट विभाग को कहूंगा। पास्ट विभाग जिसकी चर्चा MSME का किया, पास्ट पर भी चर्चा करूंगा, पहले प्रेजेंट पर कर लूं। आपको एक चीज जान के आश्चर्य होगा, मैं चुनौती के साथ, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। 2014 के पहले तक फिशरी सेक्टर में 1947 से लेके 2014 तक सेंटर एलोकेशन मात्र 3,680 करोड़, यानी 3,680 करोड़ ही इन्वेस्ट हुआ। लेकिन नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो पहली बार वो लाए ब्लू रेवोल्यूशन, जिसमें 3,000 करोड़ दिया। अब हमें 20,000 करोड़ का ये पैकेज है। अब हम नीली क्रांति से अर्थ क्रांति की ओर जा रहे हैं। कितना दुखद है, यह हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं। मात्र 3,680 करोड़ 1947 से लेकर के और 2014 तक, यानी लोगों का ध्यान नहीं रहा कि ये सेक्टर एक बहुत बड़ा जन उपयोगी सेक्टर है। अब हम एक्सपोर्ट को दक्षिण भारत में हम जितनी मछलियां 46,000 कर रहे हैं, या तो समुद्र से मारा हुआ मछली या प्रॉन की खेती खारे जल में। अब हम उत्तर भारत की ओर एक्सपोर्ट हब बना रहे हैं। बिल्कुल। भारत के अंदर में 4 राज्य आपके बगल में है, वो है पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान, जहां जल खारे हो गए हैं जमीन में, वहां खेती भी कायदे का नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। हम
अब एक्सपोर्ट हब बनाने की योजना चारों राज्य की सरकारों से मिलकर के, यहाँ प्रॉन की भी खेती होगी, जो एक्सपोर्ट होगा तिलेपिया, पेंगासियस, सीवास, कई ऐसे स्पेसीज हैं। तो हमारे पास 22 लाख हेक्टर तालाब है। अभी 3.3 टन का उपज एक हेक्टर में एवरेज है, जिसको हम 5 टन पर ले जाएंगे। अब देखिए 40 लाख हेक्टर लगभग से ऊपर, हम 40 लाख टन हम इससे बढ़ोतरी करेंगे। आप देखें रिजर्व वाइड हमारे पास 32 लाख 31 पॉइंट समथिंग है हेक्टर जमीन है। उपज कितना होता है? 120 केजी प्रति हेक्टर। हमने तय किया है कि आने वाले दिन में प्रति हेक्टर जितना जल क्षेत्र है उसका 5% उस रिजर्वायर में हम केज कल्चर करेंगे। अब उस केज कल्चर में आप एक हेक्टर में अगर हम 5% लेते हैं तो लगभग 200 केज आता है, 4 टन मिनिमम होगा। हम एक नई छलांग लगाने की योजना बना रहे हैं। हम इंश्योरेंस भेसिल का कर रहे हैं, आने वाले दिन में मछुआ का कर ही रहे हैं और करेंगे। फिशर मैन के साथ साथ फिश फार्मर की भी हम चिंता कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की चिंता कर रहे हैं। इसके साथ साथ क्योंकि मंत्रालय के साथ साथ अब आने वाले टाइम पे बिहार में चुनाव का बिगुल तो बज ही चुका है, वर्चुअल रैली हो रही है। अब एक तरफ बीजेपी वर्चुअल रैली कर रही है, दूसरी तरफ वहाँ विपक्ष जो है वो ताली थाली बजाकर विरोध जता रहा है। क्या लगता है सर, इस बार इस बिहार की चुनावी लड़ाई में सबसे बड़ा मुद्दा क्या मजदूरों पर रहेगा, प्रवासी मजदूरों का ही रहेगा? क्योंकि लगातार विपक्ष वहां यही कह रहा है कि मजदूरों की अनदेखी कर दी गई लॉकडाउन के दरमियान। देखिए, इस महामारी में जो नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना की महामारी में जिस ढंग से मैनेजमेंट किया, देश और दुनिया ने प्रधानमंत्री के इस मैनेजमेंट को सराहने का काम किया। भारत के अंदर विपक्ष के सामने केवल गाली देने के सिवा कुछ नहीं है। जो विपक्ष आज ताली बजा रहे हैं, थाली, वो विपक्ष जब प्रधानमंत्री ने जनता कर्फ्यू के बाद कहा था थाली बजाने के लिए तो उन्होंने मजाक उड़ाया था। आज खुशी है, वो थाली बजा रहे हैं। और आज बिहार में हमने कोरोना के काल में भी जनता के साथ केंद्र और राज्य खड़ा होकर के जितना हो सका, और मुझे अच्छा लगता है कि जो आंकड़े आज वहां के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने मुझे बताया कि 1% से कम मोर्टेलिटी है, भगवान ना करे वो भी ना हो। तो हम एक तरह से मैनेजमेंट में भी लगे हैं। इस दुख के घड़ी में राज्य और केंद्र बिहार में खड़ा भी रहा है, और जनरल हम विकास की ओर गति भी बढ़ रहे हैं। आज अमित शाह जी ने बिहार की जनता को, देश को बताया कि हम 2015 में 1,25,000 करोड़ का पैकेज की घोषणा की थी, वो पूरा हो गया। उसका एक एक पाई का हिसाब हमने दे दिया। कोई ये नहीं कह सकता है कि हमने नहीं दी। तो गाली देने वाले गाली देते रहेंगे। जनता मालिक है, जनता देख रही है, और ये चुनाव भी आगे हम जीतेंगे। मोदी जी का काम और बिहार सरकार, नीतीश कुमार, सुशील मोदी के काम के भरोसे। लेकिन इन सब के बीच बिहार लौटने वाले जो प्रवासी मजदूर थे, उनकी हालत सबने देखी थी। क्या ऐसा सचमुच हुआ कि कहीं ना कहीं आकलन में केंद्र से चूक हुई, या फिर राज्यों से कोऑर्डिनेशन में कहीं ना कहीं कमी रही? क्योंकि चाहे फिर वो, मैं दोनों चीज़ों को ले रही हूँ, क्वारंटीन सेंटर्स में भी लोगों को बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ी, वहां पर कई सारी ऐसी तस्वीरें आई। क्या सचमुच ऐसा हुआ कि कोरोना ने हमारी कमियों को उजागर कर दिया? नहीं, देखिए, कमियों को तो उजागर होता ही है जब कुछ ऐसा महामारी है और 1-1 लाख 1.5 लाख लोग आ जा रहे हैं, तो कभी न कभी कुछ असुविधा भी हुई है और असुविधा भी हो जाती है। तो बिहार की सरकार, बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के उप मुख्यमंत्री ने ऐसे कई काम किए जो काम उनके दिल को छूने वाला हुआ। उन्होंने कहा कि अगर कहीं गलतियां हुई है तो हम उसका जांच करेंगे।
जांच करके उसका निदान करेंगे, करने की कोशिश भी की है, जैसा हमें बिहार सरकार के कई मंत्रियों द्वारा बताया गया। तो मैं ये नहीं कहता, कई ऐसे दृश्य आए जो रोंगटे खड़े कर देने वाले थे, लेकिन सबसे बड़ा नीति और नियत होती है। बिल्कुल। बिहार के मंत्रियों ने कहा, बिहार की सरकार ने कहा, हमने कोशिश की है कि हम उन तक उनके कहाँ खामी, कहाँ चूक, उसको हम दूर करेंगे। यही सरकार का काम है, नीति और नियत दोनों साथ मिले। एक तरफ बहुत बड़ा विवाद चल रहा है, चाइना की जो सेना है वो अपना मूवमेंट बढ़ा रही है लद्दाख के सीमावर्ती गांव में। क्या ये एक बड़ी मुश्किल होगी आने वाले टाइम पे? आप क्या इस पर अपना वर्जन देखते हैं, एक मंत्री होने के नाते, सरकार के एक प्रतिनिधि होने के नाते? सरकार इस पर कैसे? कोई बयान नहीं, आप चिंता ना करें। देश का प्रधानमंत्री आज की तारीख में भारत का नेतृत्व पूरे दुनिया ने स्वीकारने लगा। अब हम किसी गुट और निर्गुट में नहीं है। और भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम न कभी, भारत के रक्षा मंत्री ने कहा कि हम न दूसरों को तबाह करते हैं और न मेरे ऊपर कोई अत्याचार करेगा, मैं उसे बर्दाश्त करूंगा। भारत की 1 इंच भूमि हम कभी इधर से उधर होने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री जैसे नेतृत्व, रक्षा मंत्री जैसा नेतृत्व है, और डोकलाम में हमने देखा है। हम बातों से सुलझाएंगे, किसी के दबाव में भारत नहीं आने वाला है, चाहे दुनिया का कितना भी बड़ा ताकत हो। भारत अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपनी सीमा के लिए भारत के जवान तत्पर है। मेरा ये सवाल अंतिम होगा, लेकिन क्योंकि जब हमारी पिछली बार बात हुई तो बहुत बड़े फैसले आपकी दूसरी सरकार जब दूसरे कार्यकाल के दरमियान आई, चाहे वो धारा 370 हो या फिर राम मंदिर का मसला हो, सरकार ने बड़े और क्रांतिकारी फैसले लिए। मेरी आपसे जब पिछली बार बात हुई थी तब आपने कहा था कि मेरा जो मकसद था, चाहे वो राम मंदिर के मसले से हो, चाहे वो धारा 370 हटने के मसले पर हो, आप इमोशनल हो गए थे। आपने कहा कि अब मैं चुनाव ना भी लड़ूं तो चलेगा, मेरा मन नहीं है। लेकिन इसलिए ये पूछ रही हूँ, बहुत दिलचस्प हो गया, हालांकि बिहार की चुनावी राजनीति की मैं बात कर रही हूँ। सुशील मोदी जी नीतीश जी के समर्थन के नेतृत्व और उनके समर्थन की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ चिराग पासवान ने नीतीश जी की जगह किसी और के समर्थन की बात कही है। तो क्या कुछ और गणित है बिहार चुनावों को देखते हुए? इस मुद्दे को थोड़ा सा दिलचस्प चिराग पासवान ने बना दिया है। मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि मैं 3 महीने से दिल्ली में हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि रामविलास पासवान जी, नीतीश कुमार जी और बिहार का नेतृत्व और केंद्र का नेतृत्व हर मसले को सुलझाने में सक्षम है। और देश को आज एक अस्थिर और एक स्पष्ट नेतृत्व की आवश्यकता है, मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता है, जिसके कारण आज हम कोरोना को भी लड़ रहे हैं बड़े ही बाखूबी तरीके से। ये एक मजबूती का सवाल है और देश में लाल बहादुर शास्त्री के बाद अगर देश की जनता ने किसी पर भरोसा किया तो नरेंद्र मोदी पर किया। जनता कर्फ्यू ये छोटी बात नहीं है। एक बार प्रधानमंत्री के आग्रह पर उसके पहले पिछली सरकार में सब्सिडी लोगों ने गैस का छोड़ दिया। तो देश का भरोसा, जब हमसे कोई पूछता है कि यूपीए का 10 साल और एनडीए का ये 6ठा साल टोटल मिला के आप क्या कहते हैं, हम के 10 साल यूपीए सरकार विवादों में घिरी रही और ये 6 साल मोदी की सरकार लोगों के भरोसे पर टिका रहा। लोगों में एक तरह से आशा की किरण जगी हुई, एक विश्वास की किरण जगी हुई। ये एक बहुत बड़ी बात है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और उम्मीद करते हैं, क्योंकि आपका मंत्रालय अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी हिस्सेदारी रखता है, वो मंत्रालय सुचारू तरीके से काम करें, उसके फायदे जनता तक पहुंचे। और इसके लिए जो खास तौर पर अब सबसे बड़ी जो चिंता हमारे सामने होगी वो रोजगार को लेकर होगी। वो स्वरोजगार और आत्मनिर्भर बनने के साथ कैसे हम हर व्यक्ति तक कैसे सरकार फायदा पहुंचा पाती है और उनका भला कर पाती है, ये देखना वाकई इस वक्त पे
बहुत गौर करने वाली बात होगी। फिलहाल इतना ही सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए नमस्कार।